नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ है हमारी यूपी जीडीसी और जीआईसी के लिए, तो उसमें हम जो पहली यूनिट कर रहे हैं भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट, उसमें आज हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहली यूनिट जो कि आपकी यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उसमें, और फिर उसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता हैं, फिर उसके बाद इसी तरीके से हमारा सिलेबस आगे पड़ेगा। वैसे इसमें देखिए क्वेश्चंस का हमने डायमेंशन ऐसा रखा है कि सिर्फ इस पर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन नहीं किए जाए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से रहेगी। जैसे कि मान लीजिए को बहुत सारे महत्वपूर्ण थॉट रहे हैं, किसी कोट्स जो होती हैं कथन, उन पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीधे सीधे नहीं तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप जो है ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में योगदान का वर्णन कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। परंतु देखा गया है कि अब जैसे यूपी पीसीएस है और यूपीएससी है, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्टली कोट्स पर आधारित, जो कथन पर आधारित है क्वेश्चन है, उस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसका आंसर लिखना उतना ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी रूपरेखा पता होना चाहिए, फिर उस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से, उसमें क्वेश्चन का वर्णन हम करेंगे, किस तरीके से उसमें हम क्वेश्चन में और डीप जा सकते हैं, कैसे हम जो है यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन उस तरीके से लिख सकते हैं, आंसर उस तरीके से लिख सकते हैं कि हम जो है वो आंसर हमारे लिए सागर में गागर का काम करे। मतलब उसमें पूरी उसकी व्याख्या भी आ जाए, उसका जीवन परिचय भी आ जाए, ताकि जो है हम जो है और स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स ला सकें। अब देखिए, वैकेंसी तो उतनी ही है, वैकेंसी तो बढ़ नहीं जाएंगे, तो हमको कंप्लीट करना होगा। हमको कंप्लीट कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों से हमको कंप्लीट करना पड़ेगा वैकेंसी 15 गुना अभ्यर्थियों से। तो इसीलिए हमको अपने आंसर को उसी हिसाब से वैज्ञानिक ढंग से एक तार्किक दृष्टिकोण के साथ हमको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर एक बहुत अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो देखिए मित्रों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें रखा गया है। देखिए, भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम स्थानों, वहाँ रहने वाले लोगों और उनके बीच होने वाले संबंधों को समझते हैं। ये कथन है। कथन किसका है? हेरोडोटस का। कि इस कथन का भौगोलिक विकास में योगदान का वर्णन करो। मतलब इस कथन का जो है आगे आगे जो भौगोलिक विकास हुआ है उसमें क्या योगदान है इस कथन का। हम कैसे कह लें भाई ये कथन जो है ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जब हम भाई ज्योग्राफी समझते हैं तो भूगोल सिर्फ ना ही जो है पृथ्वी का अध्ययन करना है, ना ही उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम भूगोल है, और ना ही जो है पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, क्या होता है, कैसे किधर होता है, इसका नाम, ये कतई भूगोल की परिभाषा नहीं है। भूगोल की स्पष्ट परिभाषा यह है कि पृथ्वी तथा मानव संबंधों, पृथ्वी धरातल संरचना तथा उनका मानवीय विकास के साथ संबंध ही जो है भूगोल कहलाता है। तो इसीलिए देखिए, ये इसमें पहले ही कह रहा है कि हम के स्थान, वहाँ रहने वाले लोग तथा उनके बीच होने वाले संबंधों को समझते हैं। तो इसमें इन्होंने भूगोल की परिभाषा पहले ही इन्होंने स्पष्ट कर दी है। और हमने अपनी इससे पहले वाली क्लास में आपको उत्तर लेखन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके से प्रस्तावना होती है, फिर उसका मुख्य बिंदु, फिर उसके बाद जो है आपका निष्कर्ष, फिर इसी में आपके हमारे फ्लो चार्ट, मैप कहाँ बनाना है और पॉइंट्स कहाँ देने हैं, इन सब का हमने जो है अध्ययन अपना जो है फर्स्ट लेक्चर में ही कर लिया है। वहाँ से हमने आंसर लेखन सीखा था। तो इस क्लास में जो है हम सीधा उत्तर लेखन करेंगे कि देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हम जो है किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से और तार्किक जो भी हम बात लिखी है उन बातों को किस तरीके से पूर्ण करके दे सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इस आंसर को। इसमें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें हेरोडोटस के लिए एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी। ऐसे लिखते हैं जो एक पारंपरिक तरीके से लिखी जाती है। हेरोडोटस एक महान यूनानी
भूगोलवेत्ता तथा, और ये फादर ऑफ जो हिस्ट्री भी थे, तो इन लिखेंगे इतिहासविद। ये यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो गया। हमने थोड़ा सा हेरोडोटस का यहाँ पर परिचय दिया, जिससे क्या हुआ, अब हम इसकी भूमिका बांधना शुरू कर रहे हैं। ये जो है हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमारी 30 से 40 शब्द से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसी में हम सब चीज़ इसी में ही हम बता दें। हाँ, ये है कि इसमें जो पूरे हम आगे क्या लिखेंगे, उसका जो हम क्या लिखना चाह रहे हैं अपने, उसमें क्या बताना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन में, उसका वर्णन हम 2-3 लाइनों में सिर्फ कर देंगे और यहीं तक ख़त्म करेंगे। अब लिखेंगे इसमें, इन्होंने पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए वहाँ पर तत्कालीन सभ्यता, जनजाति, उनके जीवन का अध्ययन किया। उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। अब देखिए, हमने यहाँ तक कहीं ना कहीं अपने इस जो भी हमारा प्रश्न था उसके हिसाब से 3 लाइन लिख दी हैं हमने। देखिए इसमें क्या गया है, इसमें सबसे शुरू में ही क्या लिखा है इन्होंने कि इसमें हम स्थानों, वहाँ रहने वाले लोगों और उनके बीच संबंधों को समझते हैं। उनके बीच संबंधों को समझते हैं कि कैसे उनके बीच जो है लोग वाग का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और जहाँ वो रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बक्करवाल प्रजाति जो है, बक्करवाल प्रजाति आपकी ऋतु प्रवास करती है। तो वो ऋतु प्रवास क्यों करती है? क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर जब जब ठंड होती है तो वो लोग जो है नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो वो जो है हिमालय के ऊपरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो देखिए ये एक प्रजाति का कैसे उसका जो धरातलीय स्वरूप पर किसी प्रजाति के विकास में किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, उसी चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने जो है नील नदी पर वर्णन किया। नील नदी पर, नील नदी जो नील नदी सभ्यता थी, ये नील नदी है, ये पूरे इस सहारा अरब, यहाँ पर पूरे रेगिस्तान में जो है, पूरे रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जो कैचमेंट एरिया जो नदी का होता है, नदी का अफवाह बेसिन क्षेत्र जो होता है, सिर्फ यहाँ तक 10 से 15 किलोमीटर तक क्षेत्र तक, सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक नील नदी की सभ्यता फैली है। क्यों फैली? क्योंकि भाई यहाँ तक ही पर्यावरण दशाएं अनुकूल थी। और इसका इन्होंने अपनी उसमें जिक्र भी कराया किया है कि मानवीय आवास पर उसके पर्यावरणीय दिशाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये जो है हेरोडोटस ने इनका वर्णन किया। अब फिर देखते हैं इसमें आगे। फिर अब इसमें आगे हम लिखेंगे कि भूगोल क्या कहता है। भाई भूगोल क्या है? तो भूगोल क्या है, ये तो हमने हेरोडोटस बता दिया। अब हमें इनके इस सेंटेंस का भौगोलिक विकास बताना है, यानी कि हमसे भूगोल क्या मांग करता है, भूगोल क्या मांग होती है। तो देखिए भूगोल जो होता है वो आपका भूगोल विषय वास्तव में जो है पृथ्वी के, इसे लिखते हैं भूगोल विषय वास्तव में
पृथ्वी के स्वरूप का मानवीय पर प्रभाव। अध्ययन करना है। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें हमने दो भागों में बांटा इसे। सबसे पहले भाग में जो यहां तक के भाग में हेरोडोटस ने क्या किया वो है। अब फिर जो सेकंड जो भाग है हमारा, जो सेकंड भाग है, तो सेकंड भाग में भूगोल क्या चाहता है हमसे, हमने उसका वर्णन कर दिया। यानी कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में दोनों चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी अपने इसमें कि इन्होंने क्या काम किया और भूगोल में क्या काम होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया हमारा बिल्कुल आंसर राइटिंग कि किस तरीके से आंसर फॉर्मेशन यहाँ से होगा हमारा। तो यहाँ तक हमारी जो है प्रस्तावना पूरी हो गई। फिर इसके बाद अब आता है जो मेन बॉडी का पार्ट। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने शब्द हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हमने ये जो है अपना 28 से 30 शब्द में अपनी प्रस्तावना ख़त्म कर दी। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर लिखते हैं हम इसमें इस कथन से भूगोल विषय के विकास भूगोल विषय के भूगोल विषय के निम्नलिखित विषय क्षेत्र का विकास होता है। या फिर हुआ है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चाहे तो हम यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दे सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। अब इस कथन से कौन कौन से बोध हो रहे हैं वो हम लिख देंगे। एक सबसे पहला बोध हो रहा है इसमें क्रमबद्ध भूगोल का। दूसरा हो रहा है इसमें मानव पर्यावरण संबंध।
तीसरा हो रहा है मानव केंद्रित। चौथा इसमें हम लिख सकते हैं वर्णनात्मक भूगोल। फिर एक और इसमें लिख सकते हैं प्रादेशिक भूगोल के विकास में योगदान। अब देखिए ये जो चारों ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहाँ से आए? मतलब ऐसा कोई इसका फॉर्मेशन नहीं है कि मान लीजिए कि यही चारों चीज़ लिखी जाएंगी कि यही चीज़ जो है यही चीज़ हर एक बंदा यही चीज़ लिखेगा, नहीं। अब देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा फिर ये समझा कि देखो इसमें लिखा है भूगोल का वह अध्ययन है हम जहाँ स्थानों वहाँ रहने वाले लोग तथा उनके बीच संबंध। अब इसमें देखिए क्रमबद्ध भूगोल कहाँ से आया है? क्रमबद्ध भूगोल वो होता है जैसे कि किसी भी वस्तु का जो है क्रम से अध्ययन करना, जैसे उसकी सारी विशेषता का अध्ययन करना, क्या उसके आंकड़े थे, क्या जैसे कि मान लीजिए अब कोई पर्वत है तो जैसे हिमालय का हमने वर्णन किया, तो हिमालय का वर्णन किया तो उसमें उसकी संरचना कैसी थी, उस संरचना के बाद जो है उस पर किस किस युग की चट्टानें हैं वो वर्णन किया। फिर उसके बाद हमने वर्णन किया यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, जलवायु कैसी है यहाँ की जलवायु स्वाद मृदा कैसी है यहाँ की, और मृदा के बाद जो है यहाँ पर किस तरीके की जनजाति रहती है, जनजाति का जो है किस तरीके का सामाजिक परिवेश है। तो ये इस तरीके का अध्ययन इस लाइन से पूरी तरीके से बोध हो रहा है और इस बात को कोई भी नहीं काट पाएगा कि इस बात से क्रमबद्ध भूगोल के विकास में कोई भी बाधा आएगी। तो इसलिए ये हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है क्रमबद्ध भूगोल। और दूसरा देखिए दूसरा पॉइंट है जिससे हम स्थानों और वहाँ रहने वाले लोगों और उनके बीच होने वाले संबंधों को समझते हैं। देखिए दूसरा बोध हमको किससे कौन सा हो रहा है? मानव पर्यावरण संबंध। बिल्कुल, मानव का जब पर्यावरण के साथ संबंध होगा तभी वो जो है अपना आवास स्थापित कर पाएगा। जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ मानव के रहने अनुकूल होंगी तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दूसरा बोध हो रहा है इससे मानव पर्यावरण संबंधी। अब मान लीजिए इसमें अब कोई नया व्यक्ति है, अब भाई सारी चीज़ें इस तरीके से हम याद नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन को हम कभी नहीं रट सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से रटेंगे, भाई इसके सारे पॉइंट्स किस तरीके से रटेंगे। नहीं, आप लोग नेट जेआरएफ करके जा रहे हो और इतनी आपने डीपली बुक पढ़ी हुई है, बस आपको उन बुक में जो आपने पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, उनका आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जो अब जैसे कि अब आप आके बुक लिखेंगे तो उसमें आप जो है इन सब के प्रमाण सहित इसी तरीके से ये सब बातें लिख सकते हैं उसमें। और ये सब बातें वो होती हैं जो मान लीजिए आपके इस टॉपिक से हो रही हैं बिल्कुल, और इन्हीं सब चीज़ों का बोध होता है। अब देखिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण, अब मैंने इसका एक पॉइंट बनाया मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरे इस दृष्टिकोण को काट सके? कोई भी नहीं इस दृष्टिकोण को काट पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बीच में क्या है, सभी लोग हैं, लोग का अध्ययन करना है, मानवों का अध्ययन करना है, तो उसमें केंद्र में कौन आ गया? मानव आ गया बिल्कुल। और फिर देखिए फिर ये कर रहा है हम स्थान, जहाँ भी स्थान आ गया तो वहीं किस चीज़ का बोध हो गया? प्रादेशिक भूगोल का बोध हो गया। हालांकि इसके बाद जो है प्रादेशिक भूगोल पर सबसे ज़्यादा काम जो है प्राचीन काल में स्ट्रैबो ने किया है, मगर हम यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो है इन्होंने जो है प्रादेशिक भूगोल का विकास में योगदान दिया। फिर उसके बाद संबंध तो आपको बता ही दिया, और किसी भी चीज़ का जो है इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने देखिए हर एक चीज़ का वर्णन किया। अगर इन्होंने नील नदी सभ्यता का पर काम किया है तो उसका इन्होंने वर्णन भी किया है। देखिए हम स्थान और उनके लोग के बारे में चीज़ बात जानेंगे, कहाँ उनका घर है, कहाँ वो रहते हैं, और किस तरीके से जो है उनके आसपास का वातावरण है, तो उसमें हमको वर्णन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया वर्णनात्मक भूगोल। ये आपकी हो गई रूपरेखा तैयार। फिर इसके बाद हम चलते हैं मेन हेडिंग पे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं
क्रमबद्ध भूगोल में योगदान। तो अब इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम कोई बात लिखेंगे तो उस बात का हमको प्रमाण देना पड़ेगा। उस बात को मतलब जो है कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं उसे, मतलब क्यों क्यों हुआ और फिर इसका प्रभाव कैसे हो रहा है। तो इसी बेस पर लिखते हैं, ऐसे नहीं कि बातें लिख दी हमने। तो इसमें लिखेंगे हेरोडोटस के इस कथन से क्रमबद्ध भूगोल का बोध होता है। क्योंकि पृथ्वी संरचना तथा जलवायु का वहाँ की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए ये हमने लाइन लिख दी है। अब फिर इसी लाइन का जो है हम फ्लो चार्ट बना देंगे एक छोटा सा। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, फिर मानवीय प्रभाव, फिर सांस्कृतिक भिन्नता। और ये सब क्या हो गया आपका क्रमबद्ध अध्ययन, ये हो गया। अब देखो आपको इस लाइन में पूरी समझ में आ रही हुई ये जो फ्लो चार्ट बना है कि ये जो हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया है। अब हम आगे आगे यदि करेंगे तो इसे किस तरीके से करना होगा। हमने पूरे क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं, क्या होता है, ये पूरे से समझा दी। तो कोई भी आप पर ये नहीं कह पाएगा आपका आंसर अधूरा है, आपका आंसर इनकम्प्लीट है, या फिर इस आंसर में कुछ ऐसा ही नहीं है, वैसे ही लिखा हुआ है, ये कोई नहीं कह पाएगा। फिर अब यहाँ पे आते हैं दूसरा पॉइंट, मानव पर्यावरण मानव पर्यावरण संबंध। अब देखिए ये भी ऐसे ही होता है कि जैसे मानवीय विकास में उसके पर्यावरणीय दशाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए किस किस तरीके से होता है। अब भारत में अपने यहाँ ये रिवाज है, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नहाते हैं। किसी भी मतलब अच्छे कामों करने से पहले, और कुछ पूजा का रिवाज है। हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से इलाज है। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ जहाँ पानी पानी था, जहाँ जहाँ पानी की कोई कमी थी। अब मान लीजिए तुम अरब में जाकर कहो कि भाई तुम लोग रोज़ नहीं नहाते हो, तुम अपने काम जो है बिना उसके कर लेते हो, तुम अपनी पूजा जो है बिना नहाए कर लेते हो। तो हर एक सभ्यता के विकास में पर्यावरणीय प्रभाव वहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है उसका। तो इसीलिए देखें, इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे, संस्कृति के विकास में
फिर इसमें एक उदाहरण देंगे, जैसे नील नदी का विकास वहीं तक हुआ जहाँ तक पर्यावरणीय दशाएं मानवीय आवास निवास विस्तार के अनुकूल थी। अब देखिए, हमने इसमें पूरी पूरी तरीके से जैसे बताया जैसे समझाया था कि मानव पर्यावरणीय विकास जो है, जो मानव पर्यावरण संबंध है, वो किस तरीके से पर्यावरण संबंध काम करता है, वो हमने इस टॉपिक में अपने में इस पॉइंट में लिख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं। दो पॉइंट था, या फिर इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसे हम पॉइंट 1 कर दिया, सेकंड, फिर हमने थर्ड दे दिया यहाँ से। मानव केंद्रित दृष्टिकोण। मानव केंद्रित दृष्टिकोण। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसमें हम पारंपरिक डालेंगे, जो भी हमारा भूगोल विषय की जो भी मांग होती है वो हम डालेंगे। भूगोल विषय किसे कहते हैं वो हम इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भूगोल विषय के केंद्र में मानव होता है। भूगोल विषय का अध्ययन मानव उपयोगी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। और ये जो प्रारंभिक मतलब जो भूगोलीय परिभाषा है, यही आपकी जो है आगे जब क्रांतियाँ होंगी उसमें पहले आपकी नियतिवाद, फिर संभववाद, फिर उसके बाद आपका जो है हार्टशोन सेफरवाद, फिर मात्रात्मक क्रांति आई, मात्रात्मक क्रांति के बाद आपका सुधारवाद आएगा, सुधारवाद का कल्याणकारी भूगोल आएगा, फिर कल्याणकारी भूगोल के बाद जो है फिर और शाखाएं विस्तृत हो जाएंगी इसमें, और जिनके केंद्र में पूर्णतः मानव हो जाएगा। तो यही सत्य है, कोई किसी विषय का अस्तित्व तब तक है जब तक तो वो मानवोपयोगी है। यदि वो मानवोपयोगी नहीं है तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देखिए, यही यही बात हमने इस लाइन में लिखी है। जो हम जो है इस पूरे का, हम ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे का जो है शॉर्ट फॉर्म हमने पूरी अपनी प्रस्तावना में दे दी है। फिर लिखेंगे मानव पर पृथ्वी मानव पर पृथ्वी के स्वरूप का ये यहाँ पर हो जाएगा संरचना, प्रभाव
सांस्कृतिक क्रियाशीलता, मानव पर के विकास में प्रभाव पड़ता है। ये हमने मानव केंद्रित दृष्टिकोण यहाँ पर लिख दिया। फिर आगे यहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर वर्णनात्मक भूगोल। देखिए इसमें मतलब इसमें सबसे आसान चीज़ यही है लिखने वाली, वर्णनात्मक भूगोल। वर्णनात्मक भूगोल तो इसमें लिखेंगे हेरोडोटस एक महान यात्री खोजी था जिसने इटली से कैस्पियन सागर तक यात्रा की, जिसमें उसने अपनी हिस्टोरिका में कई सभ्यता तथा पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया। ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया। एक और इसमें बचा है, लिख सकते हैं उसे, प्रादेशिक भूगोल के विकास में योगदान। इन्होंने भूगोल को भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन किया, जैसे नील नदी डेल्टा का स्वरूप, मानवीय सभ्यता पर प्रभाव, क्षेत्र आदि का वर्णन
फिर है कैस्पियन सागरीय क्षेत्र का वर्णन, ये इन्होंने अपने इसमें कुछ बातों का जिक्र किया जिनसे इनके जो प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा, मान लीजिए कुछ नहीं आता है आपको, आपने नेट ज्योग्राफी नेट जीआरएफ कर ही रखा है, सभी नेट जीआरएफ वाले होते हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है आपको हेरोडोटस का नाम ही ना सुना हो, तो नाम तो सबने सुना होता है, पता सबको होता है कि क्या क्या किया, बस उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमने फॉर्मेशन किया, हमने देखो यहाँ से कुछ शब्द उठाए, स्थान, लोग और संबंध। तो इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ का बोध हो रहा है। नंबर एक तो क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है। जब ये स्थान का वर्णन करेगा, उनके लोगों का अध्ययन करेगा, फिर संबंध का अध्ययन करेगा, तो सबसे पहला इसका हो गया भौगोलिक योगदान, क्रमबद्ध भूगोल। फिर हो गया इसका पर्यावरणीय अध्ययन, इसे करना पड़ेगा। फिर इसे जो मानव केंद्रित अध्ययन हो गया इसका, तो इसमें नेक्स्ट में मानव केंद्रित दे देंगे। फिर प्रादेशिक भूगोल में विकास के योगदान दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, हम उत्तर लिखेंगे, ताकि हमको वहाँ पर हर एक, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, जूझना ना पड़े उससे। अब जैसे कि इनका इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जो कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करना चाहिए और भूगोल का अध्ययन जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। अब मान लीजिए इसका आ जाता है, तो इसका हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जो एक ज्योग्राफी का अच्छा छात्र होगा, जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई है, वो वहाँ से, और जिसे आंसर राइटिंग अच्छे से करनी आती है, इसे पता है कि मुझे कहाँ से पॉइंट इसमें से निकालना है, कैसे इस लाइन से पॉइंट निकल सकता है, और कहाँ से मैं उस क्वेश्चन को, जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, वो कैसे मैं उसके दिमाग तक मैं ये बात घुसा सकता हूँ। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप, यदि आप जीडीसी और जीआईसी के लिए लिख रहे हैं, तो आप समझ के रखिए कि आप इसमें एक यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ये आप जीडीसी के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो और जीडीसी का मतलब ये है कि आप जो है, आपको जो है वर्णनात्मक यानी कि डेस्क्रिप्टिव उसका आंसर देना ही पड़ेगा, और आपकी कॉपी चेक करेंगे प्रोफेसर्स। जो प्रोफेसर की मानसिकता होती है कि आपको क्वेश्चन को उनके हिसाब से डील करना पड़ेगा। इसमें आपको शब्द भी डालने पड़ेंगे, और डायग्राम भी डालना पड़ेगा। इसमें आपको हर एक चीज़, इसमें वर्णनात्मक दृष्टिकोण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है तीर लगाने से काम चल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया, नहीं, बिल्कुल आपको साइंटिफिक फॉर्म में होना चाहिए और डेस्क्रिप्टिव उत्तर लिखा जाना चाहिए। ये आपका जो है हर क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो है, मतलब कौन सी आप एग्ज़ाम, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, किस चीज़ के एग्ज़ाम के लिए आप क्वेश्चन अपना लिख रहे हैं, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट और रह गया है ये आपका प्रस्तावना। तो देख लेते हैं जल्दी, इसमें प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। हेरोडोटस। अब यहाँ तक लगभग हमारे 180 के आसपास शब्द, 180 से 185 या 90 के आसपास तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम यहाँ से जो है इसे 200 से 210 तक हम ख़त्म करेंगे। हेरोडोटस का यह कथन भौगोलिक दृष्टि से भूगोल के, देखिए कितने अच्छी लाइन है, भूगोल के वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो भौगोलिक विकास की दिशा रेखा को स्पष्ट करता है।
ये देखिए, ये यहाँ तक जो है आपका पूरा एक ऐसे जो है मॉडल आंसर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 पेज तो कम से कम मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय लगे कि हाँ, आपने कुछ काम किया है और कुछ काम आपको आता है। और आपके इस आंसर में मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी कोई भी पॉइंट मिसिंग हो सकता है। यहाँ तक कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, जैसा कि आपका उसमें प्रश्न में पूछा गया है। अब देख लेते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किस तरीके का होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न 2 देखते हैं। प्राचीन यूनानी विद्वानों के भूगोल संबंधी विचारों ने आधुनिक गणितीय भूगोल की नींव कैसे रखी। अब देखिए, सेम इसमें फिर है, यूनानी भूगोल वेत्ता है और उनकी गणितीय भूगोल की नींव रखनी है। अब देखो, इसमें इन्होंने फिर से यही पूछा है कि भाई, कि अब इसमें गणितीय भूगोल। अब देखो, जिसने जिसने यूनानी भूगोल वेत्ता के बारे में पढ़ा होगा वो कुछ ना कुछ ये तो जानता होगा भाई, कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे। तो इसमें देखिए, थेल्स है सबसे पहले तो, फिर थेल्स के बाद आ जाते हैं एनेक्सीमेंडर, फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके अरस्तु ने भी काम किया था, और फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके सबसे इरेटोस्थनीज, और फिर इसके बाद महत्वपूर्ण होते हैं हिपार्कस। हिपार्कस हिपार्कस के बाद पॉसिडोनियस। तो कहीं ना कहीं ये मांग कर रहा है कि इसमें, इस क्वेश्चन में इनका भी जिक्र हो, इनका भी जिक्र हो, इनका भी जिक्र हो। और देखिए, गणितीय भूगोल देखेंगे, और इसमें एक और नाम रह गया है, पाइथागोरस। पाइथागोरस। तो इसमें देखें, इन्होंने क्या क्या किया है भाई, सबको पता होगा थोड़ा थोड़ा। भाई, इन्होंने सबसे पहले जो है पृथ्वी की परिधि सटीक किसने नापी थी, वो आपकी इसने नापी थी। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ से मिल गया। पृथ्वी संबंधी ज्ञान है, जो पृथ्वी संबंधी ज्ञान है, वो एरिस्टोटेनिस ने दिया। फिर है आपका दूसरा, जब इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया, फिर इन्होंने जो है पृथ्वी का तापमान के आधार पर कटिबंध भी बनाए, तो इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट इसमें ही आ जाएगा, इन्होंने एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया। तो मानचित्र संबंधी ज्ञान, फिर इसमें आ जाएगा हिपार्कस। तो हिपार्कस ने खगोल संबंधी ज्ञान है। फिर इसमें विभिन्न गणितीय यंत्रों का आविष्कार, ये है। और इसमें आ जाएगा फिर एक पॉइंट आपका ये भी बन सकता है आपका इसमें, 5 पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे आपके लिखने के लिए। और इसे ही आप जो है पूरी तरीके से फ्लो चार्ट में बना के और इस तरीके से आप इसे समझा सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसे शुरू करते हैं, इसे कैसे लिखेंगे इसे। करते हैं इसका आंसर राइटिंग उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने इसे ऐसे लिखेंगे,
भूगोल की अनेक शाखाओं को विकसित करने में अग्रणी रहे हैं। जैसे अब इसमें देखिए इन्होंने कौन कौन सी शाखा विकसित करी है। सबसे पहला नाम लेंगे हम इसमें गणितीय भूगोल, राजनीति भूगोल, अरस्तु, और क्लियर चीज़ें इसमें करते चलेंगे इंट्रोडक्शन में, ताकि हमारा इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारा भाग क्लियर हो जाए, ना कि पूरा हो जाए। तो इसमें लिखेंगे अरस्तु ने कही थी। फिर उसका वनस्पति, थियोफ्रेस्टस, और इसमें आएगा खगोल विज्ञान के जनक हैं हिपार्कस। तो देखिए यहाँ तक हमने इसमें इतनी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं। फिर इसमें और लिखेंगे इसमें इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, थेल्स ने अपने वैज्ञानिक गणितीय अवलोकन पृथ्वी संबंधी ज्ञान और खगोल विज्ञान का विकास किया। ये हमने अपने इसमें लिख दिया है इसको, इसका आंसर में, कि नेक्स्ट उसमें पूरे उसमें क्या क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है हमने, प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता भूगोल की अनेक शाखाओं के विकसित करने में अग्रणी रहे। और बहुत सारी शाखाएं इन्होंने विकसित करी, जैसे कि मान लीजिए अरस्तु ने आपके राजनीति भूगोल किया। फिर हिपार्कस ने जो है आपका खगोल भूगोल दिया, खगोल विज्ञान दिया। और फिर आपने जो है थियोफ्रेस्टस ने आपका अपना वनस्पति विज्ञान दिया। और जो है थेल्स और अनेक्सिमेंडर, अब जो गणितीय भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं, पाइथागोरस ने प्रमेय दी। तो ये कई विषयों में अग्रणी रहे। और इन्होंने जो है तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से, जैसे कि भाई इरेटोस्थनी ने जो पृथ्वी की गणना करी थी, पृथ्वी त्रिज्या मापी थी, तो जो है वो आज भी लगभग सेम उतनी ही रहती है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इन्होंने काम किया है गणितीय भूगोल के क्षेत्र में, जहाँ से आधुनिक गणितीय भूगोल के विकास में बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है उनसे। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या करेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर गणितीय भूगोल, और हमने को इन सब में से क्या करना है, गणितीय भूगोल का अध्ययन करना है। हाँ सही, यहाँ पर सिर्फ इतना ही सही रहेगा, गणितीय भूगोल लिख देंगे यहाँ पर। ये एडिंग हो गया। अब यहाँ पर इसका जो है एक फ्लो चार्ट दे देंगे। फ्लो चार्ट गणितीय भूगोल में कौन कौन से विद्वान रहे जिन्होंने काम किया, तो उसमें लिख देंगे हम थेल्स,
एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, फिर है हिपार्कस। तो देखिए इसमें इसमें हमने बता दिया कि यहाँ से जो है किस किस भूगोलवेत्ता ने यहाँ पर काम किया। ये यहाँ पर एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया। और फिर देखेंगे भाई क्या क्या योगदान रहा। तो योगदान को भाई हम इसका भी चार्ट बना सकते हैं, इसका भी चार्ट हम बना सकते हैं। इसका चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, योगदान, तो योगदान आप यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी, संबंधी ज्ञान, पृथ्वी मापन, फिर लिखेंगे इसमें खगोल विज्ञान, फिर मानचित्र विकास, फिर लिखेंगे यहाँ पर कटिबंध विभाजन, फिर इसमें एक और लिख सकते हैं गणितीय यंत्र, गणितीय यंत्र। तो ये आपने एक तरीके से वो दे दिया, इसका पूरी तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया कि हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं, ये हमने दे दिया। और इससे जो है हमारा एक ऐसे जो इम्प्रेशन जो पड़ेगा वो जो एग्जामिनर में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हम अपने क्वेश्चन में किस तरीके से क्लैरिटी बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। तो इसमें इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे हम पृथ्वी को मापने का प्रयास। इसमें लिखेंगे हम इसमें हम दो दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इसे पूरी तरीके से डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसे हम और पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए दोनों आपको दोनों तरीके सिखाए जाएंगे यहाँ पर। थेल्स ने सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने का प्रयास किया, मापने का प्रयास किया तथा इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर मापने का प्रयास किया, जो लगभग सटीक साबित होती है।
अब देखिए ये आपने लिख दिया इसमें एक ऐसे तरीके से एक एक आप आपने पैराग्राफ लिख दिया। अब इसमें आप पॉइंट पॉइंट भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए थेल्स को आपने यहाँ एक डंडा लगा के यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे की लाइन में आपने इरेटोस्थनीज लिख दिया, तो आपके इसमें 2 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। मगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा रहेगा कि आप उसे एक फ्लो डायग्राम कर दो, फिर उसके बाद आप जो है एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन वो आप जो है उसका पूरी तरीके से वर्णन करते जाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है संबंधी ज्ञान। ये तो इसमें देखा, इसमें किस किस ने जो है पृथ्वी के जो है स्वरूप के बारे में बताया। तो इसमें पृथ्वी के स्वरूप के बारे में 2 लोगों ने बताया, मतलब बताया तो सभी ने था। जैसे होमर हैं, जैसे होमर ने वर्णन किया। अब होमर ने तो शास्त्रीय तरीके से वर्णन किया, तो उनका तो कुछ खास है नहीं, और ना ही वो माना जाएगा, ना ही बिल्कुल भी, ना ही वो सत्य है। और जो जो सत्यता के करीब करीब है वो हैं आपके 2, पाइथागोरस और अरस्तु। ने पृथ्वी आकार को गोल बताया, तथा अरस्तु ने अ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें मानचित्र। अब इसमें मानचित्र कला का देखिए कैसे विकास किया। सबसे पहले मापन के आधार पर लिखेंगे हम विश्व का प्रथम मानचित्र अनेक्सी मैंडन ने बनाया। फिर लिखेंगे इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का भी जनक कहते हैं। ये हमने अपने इसमें लिख दिया। फिर नेक्स्ट हम डालेंगे जलवायु कटिबंध
तथा जलवायु प्रदेश का विभाजन। इसमें जो काम किया है जलवायु कटबंध और जलवायु प्रदेश, इसमें जो है काम आपका इरेटोस्थनीज और हिपार्कस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इरेटोस्थनीज जो है 5 प्रकार की जलवायु कटबंध में बांटा था। फिर जो हिपार्कस ने आके और काम किया। हिपार्कस ने जो है अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो है 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो इसी चीज़ का इसमें वर्णन करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है किसी ने पढ़ा नहीं होगा, नॉर्मल सा होता है, सबको पता होगा ये बातें। तो इसी का इसमें वर्णन करेंगे। इसमें लिखेंगे इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी पर 5 जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया तथा हिपार्कस ने अक्षांश व देशांतर के आधार पर 11 जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया। ये आपका इसमें आ जाएगा। और फिर जो है फिर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे जो हिपार्कस से संबंधित रहेगा। हिपार्कस ने बहुत काम किया था अक्षांश देशांतर को लेकर। इसमें लिख देंगे अक्षांश व देशांतर संबंधी ज्ञान। तो इसमें आ जाएगा हिपार्कस ने पृथ्वी सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हिपार्कस ने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया तथा अक्षांश व देशांतर के आधार पर विश्व को अक्षांश पेटियों में बांटा। सबसे पहले अक्षांश पेटियों में किसने बांटा? हिपार्कस ने बांटा। और इसी के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया। और इसमें लिख देंगे एक और पॉइंट है इसमें, विषुवत रेखा को इन्होंने वृहद वृत्त माना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ इसकी बाइंडिंग क्वेश्चन की करनी है। बाइंडिंग किस तरीके से करेंगे? तो बाइंडिंग अब जब यहाँ तक हमारे लगभग जो है 180 से 190 के आसपास शब्द कंप्लीट हो गए हैं, फिर अब इसकी हम बाइंडिंग यानी कि हम निष्कर्ष। अब देखिए इसके निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। प्राचीन यूनानी भूगोलविदों ने
अपने ज्ञान से पृथ्वी की तथा संरचना का भौगोलिक संबंधी अध्ययन तार्किक दृष्टिकोण से किया। महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे पाइथागोरस की प्रमेय, इरेटोस्थनीज की गणितीय विधियां, थेल्स की प्रमेय आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी की प्राचीन। यहाँ तक ये हमारा उत्तर जो है समाप्त हो गया। इस उत्तर में हमने जो पूछा गया था वो सब कुछ लिखा है। यहाँ पर जो एग्जामिनर जो नंबर भाई उसके पास काटने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। भाई आपको नंबर क्यों ना दे, इसमें क्या नहीं लिखा आपने, जो नहीं पूछा वो भी लिखा, सिर्फ उतने ही शब्दों में आपने पूरा ये उत्तर लिख दिया उससे, और उससे ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सब कुछ इसमें बता दिया कि क्या क्या था। ये होता है कि अपने नॉलेज को जो है बाइंडिंग करके एज ए अच्छे आंसर राइटिंग में लिखना, जिससे कि आपको जो उत्तर लेखन है उसमें अच्छे नंबर मिल सकें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको कल हमें करके सेंड करना है और हम इसका जो है आपको जो है एवोल्यूशन करके देंगे आपको। इसमें ये एक तरीके से आपका परीक्षण टाइप का रहेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के विकास में योगदान दीजिए। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा गो थ्रू क्वेश्चन है। यहाँ पर बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको बाइंडिंग करना आना चाहिए कि आपको जो है जो आपके जो 7-8-10 पेज होते हैं आपके यूनानी भूगोलवेत्ता के ऊपर, उनको आप कैसे 200 शब्दों में समेकित करके कैसे गागर में सागर भरने के समान कर दें। तो इसे आप लिखिए, इसका वर्णन कीजिए, और जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर अपने PDF बनाकर हमको भेजना, और फिर हम उसका जो एवोल्यूशन करके आपको बताएंगे और कहाँ आपको जो है सुधार की ज़रूरत है और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को औरों से बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि लिखने वाले बहुत हैं वहाँ पर, बहुत है, सब JRF है भैया, सब नेट JRF है वहाँ पर, बट वहाँ पर आंसर राइटिंग वही है जो दिमाग का इस्तेमाल, खोल के दिमाग का इस्तेमाल करके साइंटिफिक उत्तर बना के लिखेगा उसे। तो इसे आप करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम आपको इसका वर्णन भी करेंगे, और कोई यदि आंसर लिख के देगा तो हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इसमें, और बताएंगे भाई कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, कहाँ किस तरीके से और आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आई क्लास में हम और कोशिश करेंगे कि आपको जो है शुरू के 10-15 मिनट जो है, जैसे कि रोमन भूगोलवेत्ता है तो रोमन भूगोलवेत्ता के आपको जो है ब्रीफिंग पूरी मिल जाए कि किसने क्या क्या काम किया और क्या क्या जो है मतलब ऐसे जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर प्लानिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पढ़ते रहिए आप भी,
और देखते रहिए क्लास, उत्तर लेखन मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।